ये है अमेरिका का नॉर्थ ईस्ट रीजन, जो अपनी घनी आबादी और व्यस्तता के लिए जाना जाता है। यहाँ 50 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं, जिससे यह देश के सबसे घनी आबादी वाले हिस्सों में से एक है। लेकिन इसमें से लगभग 90% लोग इस रीजन के दक्षिणी हिस्से में रहते हैं। इसका मतलब है कि उत्तर का एक बड़ा इलाका लगभग खाली पड़ा हुआ है। तो सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है कि अमेरिका का सबसे ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र होने के बावजूद इसका उत्तरी हिस्सा खाली पड़ा हुआ है और यहाँ कोई क्यों रहना पसंद नहीं करता। इसका जवाब जानने के लिए सबसे पहले जानते हैं इस रीजन की जियोग्राफी को। जब हम नॉर्थ ईस्ट अमेरिका की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले न्यूयॉर्क सिटी और बोस्टन जैसे बड़े शहरों की तस्वीरें आती हैं। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा और उत्तर पूर्व की तरफ जाते हैं तो नज़ारा बिल्कुल बदल जाता है। यहाँ फैला है अमेरिका का वीरान नॉर्थ ईस्ट, जिसमें आता है उत्तरी न्यूयॉर्क, वर्मांट, न्यू हैम्पशायर और मेन का विशाल क्षेत्र। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और खराब मौसम इस रीजन की खास पहचान है। न्यूयॉर्क का एडिरोंडेक क्षेत्र ऊंचे पहाड़ों, झीलों और जंगलों से भरा हुआ है। वर्मोंट के बीचों बीच फैली है ग्रीन माउंटेन्स जो क्यूबेक तक जाती हैं, और न्यू हैम्पशायर की व्हाइट माउंटेन्स नॉर्थ ईस्ट अमेरिका की सबसे ऊंची चोटियां रखती हैं, जिनमें माउंट वॉशिंगटन मशहूर है, वो भी अपने खतरनाक मौसम के लिए। और मेन भी बेहद पहाड़ी और घना जंगल वाला इलाका है, जहाँ पश्चिमी मेन माउंटेन्स और अंतहीन जंगल है जो कनाडा की सीमा तक फैले हैं। नॉर्थ ईस्ट का पूरा इलाका ठंडा है, लेकिन उत्तरी हिस्से में सर्दियां बेहद लंबी और कठोर होती हैं। यहाँ दिसंबर से मार्च तक भारी बर्फबारी होती है और तापमान कई बार -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। और यहाँ खेती का मौसम काफी छोटा होता है, मतलब किसान ज्यादा फसलें नहीं उगा सकते। और पिछले आइस एज में यहाँ बर्फ की मोटी चादर थी, और जब बर्फ पिघली तो उसने जमीन को पथरीला और टुकड़ों में बांट दिया। यहाँ की मिट्टी पतली और अम्लीय है, जो कि खेती के लिए उपयोगी नहीं है, और यही वजह है कि यहाँ बड़े पैमाने पर कभी खेती नहीं हो पाई। आज भी यह इलाका लगभग बड़े बड़े जंगलों से ढका हुआ है। एडिरोंडक और उत्तरी मेन में अमेरिका के पूर्वी हिस्से के सबसे बड़े एंडलेस जंगल मिलते हैं। यहाँ की सर्दियाँ ज्यादा लंबी और ठंडी होती हैं, और बर्फ भी दक्षिण की तुलना में कहीं ज्यादा गिरती है। बात करें हिस्ट्री की, तो यूरोपियंस के आने से पहले यहाँ अबनाकी और इरोक्वॉय जैसी अमेरिकी इंडिजिनस ट्राइब बसी हुई थी, और ये लोग जंगल, नदियों और पहाड़ों के बीच अपने छोटे छोटे समुदायों में बसे हुए थे, और ये पूरी तरह से जंगल के ऊपर डिपेंड करते थे। इनके बनाए रास्ते नदियों और पहाड़ों के बीच से होकर गुजरते थे, जो बाद में व्यापार और संस्कृति के बड़े मार्ग बने। 1600 के दशक में फ्रेंच खोजकर्ताओं ने सबसे पहले यहाँ कदम रखा और अपनी व्यापारिक चौकियाँ बनाई। अंग्रेज ज्यादातर मैसाचुसेट्स और साउथ के न्यू इंग्लैंड पर अपना ध्यान केंद्रित किए रहे, क्योंकि घने जंगल, कठोर मौसम और स्थानीय जनजातियों का कड़ा प्रतिरोध यहाँ लोगों की बसावट को बहुत धीमा बना देता था। इस क्षेत्र में आबादी कम होने का मेन रीजन है यहाँ कभी भी बड़े पैमाने पर खेती या उद्योग स्थापित नहीं हो सके, और जमीन भी खेती के लिए उपयुक्त नहीं थी। यहाँ के पहाड़ और घने जंगलों ने जीवन को बहुत कठिन बना दिया। इसके उलट जब अमेरिका पश्चिम की ओर फैल रहा था, तब वहाँ लोगों को ओहियो, इलिनॉइस और मिसिसिपी घाटी जैसी उपजाऊ और सस्ती जमीनें मिल गई। इसीलिए ज्यादातर बसने वाले वहीं चले गए। यहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था लकड़ी, पत्थर और मछली पकड़ने पर टिकी रही, लेकिन ये उद्योग भी इतने बड़े नहीं थे कि वे बड़ी आबादी को अपनी ओर आकर्षित कर पाते। और आज भी मुश्किल से यहाँ की आबादी 5 मिलियन है, यानी कि उतनी ही जितनी की बोस्टन और उसके आसपास के एरिया में है। साउथ अटलांटिक ओशन में एक ऐसा द्वीप है जहां आप कभी जा नहीं सकते, क्योंकि
ये इतना दूर और अलग थलग है कि इसे दुनिया का सबसे आइसोलेटेड द्वीप कहा जाता है। ये पूरा द्वीप एक विशाल ज्वालामुखी का शिखर है जो समुद्र की गहराई से उठकर सतह तक आता है। इसका सबसे ऊंचा हिस्सा क्वीन मेरी पीक है जिसकी ऊंचाई 2620 मीटर है। यह न सिर्फ द्वीप का लैंडमार्क है बल्कि यहाँ के मौसम को भी नियंत्रित करता है। इस द्वीप के चारों ओर ऊंची ऊंची चट्टानें हैं जो सीधा समुद्र में गिरती हैं। कई जगह ये चट्टानें 600 मीटर से भी ऊंची हैं, जिसकी वजह से पूरे द्वीप के चारों ओर उतरना लगभग नामुमकिन है। इसके उत्तर पश्चिमी हिस्से में सिर्फ एक छोटा सा समतल मैदान है जहां इंसानों ने कभी बसना शुरू किया था और इस बस्ती को एडिनबर्ग ऑफ द सेवन सीज नाम से जाना जाता है। इस द्वीप के नॉर्थ में करीब 2430 किलोमीटर दूर हेलेना नाम का द्वीप है जो इसके सबसे नजदीकी आबाद जगह है, जो खुद भी एक दूर स्थित ब्रिटिश इलाका है। इसके ईस्ट की तरफ करीब 2800 किलोमीटर दूर दक्षिण अफ्रीका का तट है और वेस्ट में दक्षिण अमेरिका 3300 किलोमीटर से भी अधिक दूर है। ये सिर्फ नंबर नहीं है बल्कि ऐसी समुद्री दीवारें हैं जो इस द्वीप को पूरी दुनिया से काट देती हैं। यहाँ पर ना ही कोई एयरपोर्ट है और ना ही कोई लैंडिंग स्ट्रिप। यहाँ आने जाने का एकमात्र रास्ता है और वो है समुद्र। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से एक मछली पकड़ने वाला जहाज साल में सिर्फ 7 से 8 बार यहाँ आता है और इसे यहाँ आने में एक हफ्ता या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है। और ये कोई लग्जरी क्रूज राइड नहीं है। बात करें मौसम की तो यहाँ का मौसम हमेशा अस्थिर रहता है। यहाँ कभी तेज धूप तो कभी तेज बारिश होती है और यहाँ जिंदगी का हर पहलू मौसम के ऊपर ही डिपेंड करता है। यहाँ तक कि फिशिंग से लेकर एग्रीकल्चर तक। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से रॉक लॉबस्टर मछली के निर्यात पर आधारित है और यहाँ के लोग फिशिंग के साथ आलू की खेती भी करते हैं। इसके अलावा ये लोग गाय और भेड़ भी पालते हैं और अपनी जरूरत की सारी चीजें खुद ही बनाते हैं। यहाँ हर व्यक्ति कई कामों में निपुण होता है, जैसे कोई फिशिंग करता है लेकिन साथ ही किसान भी है और मकान भी बनाता है और कभी कभी मैकेनिक का काम भी करता है। आखिर इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद लोग यहाँ कैसे पहुँचे? 1506 में एक पुर्तगाली नाविक क्रिस्टोफर दा चूना ने इस द्वीप को पहली बार देखा और उसने इस द्वीप का नाम अपने ही नाम पर रख दिया। लंबे समय तक यह द्वीप सिर्फ नक्शे पर था और यहाँ कोई ठहरता नहीं था। 1810 में अमेरिका के जोनाथन लैम्बर्ट ने यहाँ आकर खुद को इस द्वीप का मालिक घोषित कर दिया, लेकिन कुछ ही समय बाद वह समुद्र में डूबने से मारा गया। और जब 1816 में नेपोलियन बोनापार्ट को सेंट हेलेना द्वीप पर कैद किया गया तो ब्रिटिश साम्राज्य को लगा कि फ्रांस इस द्वीप का इस्तेमाल करके उसे छुड़ाने की कोशिश कर सकता है। इसलिए ब्रिटेन ने इस द्वीप पर अपनी एक सैन्य टुकड़ी तैनात कर दी। कुछ समय बाद जब खतरा टल गया तो सैनिक यहाँ से चले गए, लेकिन उसी दौरान एक स्कॉटिश सैनिक विलियम ग्लास ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ यहाँ स्थायी रूप से रहने की अनुमति मांगी। धीरे धीरे नाविक, मछुआरे और समुद्र में फंसे हुए लोग यहाँ आकर रहने लगे और कुछ इस तरह बनी एक छोटी सी बस्ती एडिनबर्ग ऑफ द सेवन सीज। आज भी यहाँ की पूरी आबादी सिर्फ 7 परिवारों से जुड़ी हुई है, जो कि कुछ इस तरह है। 1961 में अचानक यहाँ का ज्वालामुखी एक्टिव हो गया और यहाँ के लोगों को इंग्लैंड ले जाया गया। कई लोगों को लगा कि अब वे कभी वापस नहीं लौटेंगे। आखिर क्यों कोई इंग्लैंड जैसे देश को छोड़कर फिर से कठिन और अलग थलग जिंदगी जीना चाहेगा? लेकिन यहाँ के लोगों का अपने घर से लगाव इतना गहरा था कि 2 साल बाद 1963 में लगभग पूरी आबादी वापस लौट आई और उन्होंने फिर से अपना गांव बसाया। आज यहाँ करीब 240 लोग रहते हैं और यहाँ एक छोटा सा स्कूल, एक हॉस्पिटल, एक पोस्ट ऑफिस और एक दुकान है जहाँ बाहर से मंगाए गए सामान मिलते हैं और यहाँ एक पब भी है। अगर यह सब सुनकर आपको लगे कि यह तो एक शांत और एक सुरक्षित जगह है तो क्यों ना हम भी यहाँ पर बस जाए।
तो याद रखिए यहाँ नए लोगों को बसने की अनुमति नहीं है, क्योंकि यहाँ के संसाधन बहुत सीमित हैं। अगर अचानक बाहरी लोग यहाँ बसने लगे तो रिसोर्सेज की कमी की वजह से यहाँ का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए सिर्फ वही लोग यहाँ रह सकते हैं जिनका जन्म यहीं हुआ है। लेकिन डॉक्टर, शिक्षक जैसे कुछ लोग अस्थायी तौर पर आ सकते हैं, लेकिन स्थायी नागरिक बनना लगभग नामुमकिन है, चाहे आप ब्रिटिश नागरिक ही क्यों न हो।